हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स में यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। और इसमें हम देखेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग के बारे में, और इसके बाद हम इसकी देखेंगे विंडोज़ एयर कंडीशनिंग की वर्किंग। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के कन्फर्म क्वेश्चन होते हैं जो आपको AKTU एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं अभी बिल्कुल रीसेंट पेपर की बात करूं तो जो हमारा 2021 का बैच है जिसका सेमेस्टर 2 अभी जो है निकला है, तो उसमें भी हमारी जो है डोमेस्टिक विंडोज़ एयर कंडीशनिंग या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग पूछी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं कन्फर्म टॉपिक्स होते हैं जो आते ही आते हैं। और जो इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बता रखा है जैसे कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक की वर्किंग जो होती है, ठीक है, पेट्रोल इंजन, CI इंजन, डीजल इंजन, वो सब जो है वो मैंने वहीं डिस्कस करा हुआ है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, और साथ ही में हम विंडोज़ एयर कंडीशनिंग को भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी आप लिखेंगे अब वो आपकी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के अंडर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के अंदर लिखेंगे कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता क्या है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, पहले उनके आपको नाम मेंशन करने पड़ेंगे। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में सबसे पहला है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर सर्व्स टू प्रिजर्व द फूड प्रोडक्ट्स। आप ये देखेंगे कि ये नोट्स कहाँ के हैं, तो ये नोट्स आपको कुछ नहीं है, बहुत आसानी से DS कुमार करके एक बुक आती है, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर के लिए, तो उसे इशू करा के आप इसका एक पर्टिकुलर पोर्शन वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप इससे खुद नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स अगर आप खुद बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको रिमेंबर करने में हेल्प करेगा, तो इसलिए बार बार रिक्वेस्ट ना करें कि मैं इस चीज़ के भी आपको नोट्स दूँ। तो कोशिश करेंगे अगर आप इसे खुद लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज इन फ्यूचर अगर मेरे पास मुझे कहीं ना कहीं इसका सोर्स मिला तो मैं आपको इसको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर सर्व्स टू प्रिजर्व द फूड प्रोडक्ट। तो हमें पता है रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, जो हमारे फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करता है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मीट एंड फिश को, ठीक है, मिल्क, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये इसकी जो यूनिट होती है, द यूनिट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स। एक यूनिट होती है इसमें जो इसमें से हीट को एब्जॉर्ब करती है उस प्रोडक्ट से, और इसको सराउंडिंग्स में हीट को डिसिपेट कर देती है बाई टेकिंग द पावर ऑफ अ कंप्रेसर। तो ये स्पॉन्टेनियस हुआ या ये हम इसको स्पॉन्टेनियस कराते हैं, हम एक तरीके से स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं, क्योंकि हम हीट लोअर टेम्परेचर या सराउंडिंग से बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। यही तो रेफ्रिजरेंट का काम भी था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो यूनिट है वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम दीज प्रोडक्ट एंड डिसिपेट द हीट टू द सराउंडिंग बाय टेकिंग द पावर ऑफ अ कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर अब इसका एक पार्ट है। अब स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट जो मेन है। ये तो आपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में 2 से 3 लाइन लिख दी। अब आता है इसकी जो पार्ट्स हैं वो ये हैं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किसके ऊपर वर्क करता है, तो 2 मार्क्स का आंसर है इट वर्क्स ऑन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके बाद आते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसका पहला पार्ट है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है कैपिलरी ट्यूब्स, और फोर्थ होता है इवेपोरेटर। अब इन सब के बारे में हम अभी वर्किंग में ढंग से समझेंगे कि होता क्या है इस सब में। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है हमारा कंप्रेसर। ठीक है, तो अब ये कंपोनेंट, अब ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स। अब मैं सबसे पहले आपको, अगर मैं वर्किंग कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ तो हल्का सा आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा आइडिया लगेगा कंप्रेसर कैसा है, कंडेंसर क्या है, कैपिलरी ट्यूब क्या है, इवेपोरेटर क्या है। तो अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा पूरा का पूरा वेपर कंप्रेशन साइकिल फॉर अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। आप देख सकते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल फॉर अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। इसमें हमारे पास क्या है, एक कंप्रेसर बना हुआ है। ठीक है, बाकी हमारे पास कंडेंसर है, कंडेंसर की कॉइल्स हैं। ठीक है, बाकी कैपिलरी लगा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब है, और यहाँ पे हमारा इवेपोरेटर प्लेस्ड है। यहाँ पे हमारा क्या प्लेस्ड है, इवेपोरेटर। ठीक है, बाकी इसके बाद हमारा ये कंप्रेसर से पास होकर सब चीज़ें जाती हैं कंडेंसर में, फिर कंडेंसर की कॉइल्स के कैपिलरी ट्यूब में, फिर इवेपोरेटर में, अगेन कंप्रेसर में। इस तरीके से हमारा जो कूलिंग है वो प्रोवाइड होती है। अब सीधे आते हैं अभी कंस्ट्रक्शन पर। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि होता क्या है, बाकी वर्किंग में भी हम देखेंगे। नाउ कंटिन्यूइंग, दीज कंपोनेंट्स आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। तो ये जो फिगर मैंने अभी आपको दिखाई थी ये उसी का रेफरेंस लिया हुआ है इन्होंने। तो दीज कंपोनेंट्स आर सिमेट्रिकली अरेंज, इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आना है, एंड माउंटेड ऑन द रेफ्रिजरेटर। ये सब किसके ऊपर माउंट होते हैं, एक रेफ्रिजरेटर जो पूरी बॉडी है, यूनिट है, उसमें ये माउंटेड होते हैं, लगे होते हैं, विच इज एनेमल पेंटेड मेटालिक ब्लैक बॉडी विद इंटीरियर प्लास्टिक लाइनिंग ऑफ पॉलीस्टीरीन। ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये सिस्टम जो है वो वर्क करता है क्लोज साइक्लिक ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक क्लोज साइक्लिक ऑपरेशन हो रहा था। मैंने आपको क्या बताया था, पहले कंप्रेसर में आएगी गैसेस, फिर उसके बाद ये जाएंगी कंडेंसर में, फिर ये जाएंगी कॉइल्स में, कैपिलरी ट्यूब्स में, ठीक है, फिर इवेपोरेटर में। इस तरीके से ये अगेन क्लोज साइक्लिक ऑपरेशन होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट भी थोड़ा थोड़ा रहता है। ठीक है, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे वर्किंग में। तो ये सिस्टम जो है वो किसके ऊपर वर्क कर रहा है, क्लोज साइक्लिक ऑपरेशन के ऊपर, और किसके ऊपर वर्क करता है, दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर। ठीक है, व्हेन विच ट्रांसफर्स द हीट थ्रू अ मीडियम कॉल्ड रेफ्रिजरेंट जो जनरली हमारा फ्रीऑन टॉयल का इस्तेमाल करते हैं। द रेफ्रिजरेंट चेंजेस इट्स फेस व्हेन इट पासेस थ्रू द कंडेंसर इन द इवेपोरेटर। और ये जो रेफ्रिजरेंट होता है वो अपने फेस को चेंज कर लेता है व्हेन इट पासेस थ्रू द कंडेंसर एंड द इवेपोरेटर। जब कंडेंसर से इवेपोरेटर की तरफ जा रहा होता है तो यहाँ पे वो अपना फेस को चेंज करता है। अब ये इसके कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, ये आपके आएंगे वर्किंग की हेडिंग के अंदर। अभी तक का जो पार्ट था वो था कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के अंदर। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के अंदर ये आप डायग्राम भी बनाएंगे। क्लियर है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम पहले दिखाया।
अभी एक बार मैं और दिखा दूंगा आपको डायग्राम कि जिससे आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को ढंग से देख लें और फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या अपनी जो भी अपनी नोट्स की कॉपी है उसमें आप बना लें। नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज फर्स्ट रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहला है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये हमारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है। सबसे पहला है वर्किंग की हेडिंग पड़ेगी, उसके बाद आप ये हेडिंग डालेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और उसको नाम देंगे 1 to 2। अब ये 1 to 2 क्या है ये भी आपको दिखाऊंगा। तो ये 1 to 2 कुछ नहीं, प्रोसेस का एक डिनोशन है, ठीक है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसमें क्या होता है, तो द रेफ्रिजरेंट वेपर एट लो प्रेशर इन द टेम्परेचर एंड प्रेफरेबली इन द ड्राई स्टेट इज ड्रॉन फ्रॉम द इवेपोरेटर। तो होता क्या है, जो भी हमारी रेफ्रिजरेंट की वेपर होती है तो पहले किस स्टेट में है, वेपर के स्टेट में, ध्यान रखना है। तो वेपर के स्टेट में जो लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा जो आप वर्किंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की पढ़ रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़ ये विंडोज एयर कंडीशनिंग में भी आएगी, बिल्कुल एज इट इज़। मतलब थोड़ा बहुत जो चेंज होता है वो होगा, बाकी कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। मतलब पूरा मेन पार्ट उन्होंने यही लिखा हुआ है बुक ने, ठीक है। अब देखते हैं द रेफ्रिजरेंट वेपर एट लो प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड प्रेफरेबली इन द ड्राई स्टेट इज ड्रॉन फ्रॉम द इवेपोरेटर। तो इसको हम इवेपोरेटर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द इवेपोरेटर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। तो इसमें भी एक हमारा कौन सा स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक। जैसे कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन सब में एक सक्शन स्ट्रोक होता था, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक सक्शन स्ट्रोक है जो क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट है लो टेम्परेचर और प्रेशर पर उसको ड्राई स्टेट में वो इवेपोरेटर ले लेता है अपने अंडर, ठीक है। इवेपोरेटर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक ऑफ द कंप्रेसर, द कंप्रेसर कंस्ट्रक्ट्स द वेपर। मतलब कहाँ से लेता है, इवेपोरेटर से लेता है, सॉरी इवेपोरेटर से लेता है, नॉट इवेपोरेटर लेता है। इट्स मतलब जो हमारा कंप्रेसर है वो इवेपोरेटर से क्या ले रहा है, रेफ्रिजरेंट वेपर्स ले रहा है एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर विच आर प्रेफरेबली इन द ड्राई स्टेट ड्यूरिंग विच स्ट्रोक, इन द सक्शन स्ट्रोक। अब आगे बढ़ते हैं। तो द कंप्रेसर कंस्ट्रक्ट्स द वेपर राइजिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। कंप्रेसर उस वेपर को कंस्ट्रक्ट कर देता है जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है। अब ये कंप्रेशन किस टाइप का होता है, ये कंप्रेशन होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप का। अब ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप क्या है, तो आपने देखे होंगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन, आप जनरली यूनिट 3 में भी आप देखोगे, जब आप रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने कवर करा हुआ है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो वहाँ पे वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से जो है कंप्रेशन हो रहा होता है। तो वो बस अभी आपको एक आइडिया रखना है कि रेसिप्रोकेटिंग मतलब कुछ अप एंड डाउन टाइप मोशन आप समझ सकते हो इस तरीके से। तो कंप्रेशन उस टाइप का होता है एंड इज hermetically सील्ड विच मीन दैट कंप्रेशन द इलेक्ट्रिक मोटर आर अ सिंगल यूनिट इंक्लोज इन कंटेनर। इसका मतलब क्या है कि एक कंटेनर होता है जिसमें हमारा कंप्रेसर और इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो सील्ड रहती हैं, ठीक है, वो एनक्लोज रहती हैं एक कंटेनर में जिसे हम हर्मेटिकली सील्ड भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेडिंग के अंदर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब इसको अगर फिगर की हेल्प से दिखाऊं तो वो आपको दिखा दे रहे हैं हम। तो अभी आप देखें तो ये हमारा कंप्रेसर है और कंप्रेसर में 1 से 2 हमने हेडिंग जो है मेंशन करा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये लो प्रेशर साइड से, ये लो प्रेशर साइड जो है हमारी आ रही है और इसे क्या कर रहा है, जो हमारी रेफ्रिजरेंट की वेपर हैं जो हमारी इवेपोरेटर से आ रही हैं, जो इवेपोरेटर से आ रही हैं वो ये सक्शन स्ट्रोक में कंप्रेसर अपने अंदर ले रहा है और इनको कंस्ट्रक्ट कर दे रहा है इस तरीके से कि इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाए। फिर ये कहाँ पे पास होंगी, देखो फिगर से ही पता लग रहा है कि अब अगला स्टेप है हमारा कंडेंसर में पास होंगी। और ये जो हमारी जिगजैग फॉर्म है इसको हम बोलते हैं कंडेंसर कॉइल्स। इनमें क्या कहता है, कंडेंसर कॉइल्स। और इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर होता है। क्या होता है, लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो पहला स्टेट कौन सा था, वेपर स्टेट, अब है लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो अब अगला देख लेते हैं, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन। इसमें क्या हो रहा है, दैट इज 2 to 3, ठीक है। द वेपर रेफ्रिजरेंट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज स्टेट 2 कमिंग फ्रॉम द कंप्रेसर। जो वेपर रेफ्रिजरेंट अब हमारी हाई प्रेशर और टेम्परेचर से आ रही है वो यही तो हुआ था कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो कंप्रेसर है उसने हमारा वेपर को कंस्ट्रक्ट कर दिया, इससे उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया। अब वही वेपर जो हाई रेफ्रिजरेंट की है हाई प्रेशर टेम्परेचर पे वो कहाँ पे आ रही है, इस कंप्रेसर इज पुश्ड इनटू द कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल्स में आ रही है जो मैंने अभी जिगजैग कॉइल्स दिखाई थी विच आर पेंटेड ब्लैक। अभी आप कैसे पहचानेंगे कि आपके रेफ्रिजरेटर में पीछे ब्लैक ब्लैक कॉइल्स लगी होती हैं, ठीक है, अगर आपने कभी नोटिस करा हो। और जनरली अब तो थोड़ी सी हिडन आने लगी हैं, बिल्कुल वैसा आने लगा है, लेकिन जो जो अगर आप ओल्ड रेफ्रिजरेटर देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो कंडेंसर कॉइल जनरली दिख भी जाती हैं, मोस्टली लोगों ने देखी भी होंगी, ठीक है। सो इट इज पुश्ड इनटू द कंडेंसर कॉइल विच आर पेंटेड ब्लैक एंड आर लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर। बैक में लगी होती हैं, ये भी पता होगा जिसने देखी होंगी वो, ठीक है। अदरवाइज तो ये नॉलेज वाला पार्ट है। द हॉट रेफ्रिजरेंट पासेस थ्रू दीस कॉइल्स। अब ये जो हॉट रेफ्रिजरेंट होता है मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है तो हॉट ही होगा भाई, हाई टेम्परेचर हो गया। तो हॉट रेफ्रिजरेंट जो है वो पास होता है इन कॉइल्स से एंड मीट्स द कूलर एयर ऑफ द किचन एंड बिकम अ लिक्विड, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये मिल रहा है कूलर एयर ऑफ द किचन से और एकदम से क्या हो जा रहा है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर स्टेट में, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन। अच्छा, सिंस अब ये लिक्विड स्टेट में आ गया है तो थर्ड स्टेप हमारा होगा थ्रॉटलिंग। और थ्रॉटलिंग अगर आप इस फिगर से समझें तो इस फिगर में देखिए रिसीवर के बाद ये हमारा जा रहा है किसमें, ये ऊपर कैपिलरी ट्यूब्स में। तो इन्हीं को हमने कह दिया थ्रॉटलिंग या कैपिलरी ट्यूब्स में हमारा ये पर्टिकुलर पोर्शन जा रहा होता है। तो द हाई प्रेशर, तो हम क्या लिखेंगे, द हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट इन द लिक्विड स्टेट इज थ्रॉटल्ड इन द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है अब क्योंकि प्रेशर तो हाई है ही, ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया वो बात अलग है, बट अभी लिक्विड में वो कन्वर्ट हुआ है तो वो हमारा जो है हाई प्रेशर तो है ही। तो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट इन द लिक्विड स्टेट इज थ्रॉटल्ड इन द कैपिलरी ट्यूब। यहाँ कहाँ पे चला जाता है, कैपिलरी ट्यूब में चला जाता है। कैपिलरी ट्यूब एक सिंपल कॉपर ट्यूब होती है जिसका बहुत लो डायमीटर होता है और लॉन्ग लेंथ होती है। लो डायमीटर होता है, लॉन्ग लेंथ होती है, ध्यान रखना है, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। दिस इंक्रीजेज द फ्रिक्शन। अब इस ये दोनों ही क्यों करे गए हैं, जानबूझ के करे हैं कि इससे फ्रिक्शन बढ़ेगा और इससे क्या होगा,
एंड दैट कॉजेज द प्रेशर ड्रॉप लीडिंग टू कन्वर्जन ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड इनटू लो प्रेशर लिक्विड। हाई प्रेशर को फिर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करा गया है। तो आप देख पा रहे हैं ये कन्वर्जेंस हो रहा है प्रोसेस का, ठीक है, कन्वर्जेंस हो रहा है प्रोसेस का। एंड तो हो क्या रहा है कि कैपिलरी ट्यूब इतना छोटा है, इतना स्मॉल है, मतलब इतना जो है उसका डायमीटर स्मॉल है और इतना ज़्यादा वो बड़ा है कि जिससे उसके अंदर जो फ्रिक्शन कॉज होगा वो उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा उस लिक्विड का टू कन्वर्ट फ्रॉम द हाई प्रेशर लिक्विड इनटू द लो प्रेशर लिक्विड। अभी लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारा फिर से अगेन इसके अंदर जो एवापोरेटर के अंदर कॉइल्स है उनमें पास हो जाएगा। तो बस वही हमारा फोर्थ स्टेप है इसमें कि कांस्टेंट प्रेशर एवापोरेशन, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एवापोरेशन। इसमें क्या हो जाएगा, द वेट वेपर दैट इज 4 to 1, दैट इज 4 to 1 जो भी हमारा है, ये अगर हमारा 1 है और ये हमारा 4 था, अगर आप देखें तो ये देखिए ये 4 है हमारा, ये 1 है, ठीक है। तो 4 था 1 वही प्रोसेस चल रही है उस तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब कहाँ है हम, यहाँ पे, ठीक है। तो 4 to 1 द वेट वेपर आफ्टर थ्रॉटलिंग पासेस थ्रू द एवापोरेटर कॉइल इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। अब ये जो वेट वेपर है, क्योंकि वेट हो गया है, लो प्रेशर है और लिक्विड तो है, तो दिस वेट वेपर आफ्टर थ्रॉटलिंग पासेस थ्रू द एवापोरेटर कॉइल प्लेस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। अभी हमने दिखा दिया कि एवापोरेटर में कॉइल्स लगी होंगी, उनसे पास हो जाएगा। द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द फूड स्टाफ विच गेट्स कूल। अब ये रेफ्रिजरेंट पास होगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा फूड स्टाफ से हीट एंड दिस रेफ्रिजरेंट इटसेल्फ वेपराइजेस टू गैसियस स्टेट। ये रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा टू द गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फ्लोज टू द कंप्रेसर। अगेन वही हमारी साइकिल का क्लोज का साइक्लिक जो है ऑपरेशन वो फिर से परफॉर्म हो जाएगा कि जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा इटसेल्फ क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है टू द गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फ्लोज टू द कंप्रेसर। नाउ द साइकिल इज कंप्लीट, द प्रोसेस स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, फिर से अगेन ये प्रोसेस चलेगी। एंड द कंडेंसर एंड द एवापोरेटर आर सिंपल हीट एक्सचेंजर। एक तरीके से कंडेंसर और एवापोरेटर क्या है, सिंपल हीट एक्सचेंजर। ये सब हमारा वर्किंग की हेडिंग के अंदर चल रहा है, ठीक है। और सब हेडिंग जो है उसमें कांस्टेंट प्रेशर एवापोरेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप फिनिश कर सकते हैं अपना कांस्टेंट प्रेशर एवापोरेशन, फिर ये लाइन लिख देंगे ऑल ओवर अगेन। और फिर अब ये हमारा अगला पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हैं कि द कंडेंसर एंड एवापोरेटर आर द सिंपल हीट एक्सचेंजर वेयर द रेफ्रिजरेंट चेंजेस द फेज बाय रिजेक्टिंग द हीट, ठीक है, रिजेक्टिंग करता है हीट कौन, कंडेंसर की तरफ, एंड एक्सेप्टिंग द हीट फ्रॉम द एवापोरेटर। द यूनिट हैज अ थर्मोस्टेट। अब इसमें एक थर्मोस्टेट डिवाइस भी लगा होता है। इस थर्मोस्टेट का बहुत ज़्यादा काम है, जो कंट्रोल करता है कूलिंग प्रोसेस को और मॉनिटर करता है टेम्परेचर को कि कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया या कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा जो है कूलिंग वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो विच कंट्रोल द कूलिंग प्रोसेस एंड मॉनिटरिंग एंड देन स्विचिंग द कंप्रेसर ऑन और ऑफ। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि एकदम से भाई अब उसमें गैस कम है तो आप वो गैस कहने का सेंस ये है कि कूलिंग कम है तो वो कहीं ना कहीं ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर अपनी मैक्सिमम पावर पे काम करेगा। और जब उसे लगेगा कि भाई जो हमारा टेम्परेचर है जो कूलिंग का है वो हमारा एक कांस्टेंट उस पर मेंटेन्ड है, तब क्या करेगा वो उसको ऑन हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं कूलिंग प्रोवाइड मतलब ऑफ हो जाएगा और उसको कूलिंग जो है अब प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। नाउ व्हेन द सेंसर सेंसेस दैट इट इज कोल्ड इनफ इनसाइड द इट टर्न्स ऑफ द कंप्रेसर, वही लिखा हुआ है, ठीक है। इफ द टू मच हीट इज सेंस्ड इट स्विच द कंप्रेसर एंड कूलिंग प्रोसेस बिगिंस अगेन। अब जो हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं वो वेराइटी ऑफ साइजेस में और डिजाइन में मिल रहे होते हैं, आजकल तो बहुत सारे डिजाइन में आ गए हैं, ठीक है। और डिफरेंट कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर वर्क करते हैं, ये लाइन आप ले सकते हैं। बाकी जो रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन 12 अब जो है इसको जानबूझ के रिप्लेस करा गया है HFC 134A की वजह से, क्योंकि ये डिप्लीट कर देता है ओजोन लेयर में। लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन वाली हेडिंग में क्या लिखा था कि द रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन 12 इज नाउ यूज्ड, ठीक है, इज जनरली यूज्ड इन द रेफ्रिजरेंट एज अ रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पे आप एक लाइन उधर ही ऐड कर दीजिएगा, द रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन 12 इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड विद HFC 134A। HFC क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्लास 8 का छोटा सा टॉपिक होता है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कौन सी गैसेज होती हैं, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं या HFC 134A कोई भी गैस है जो हमारी क्या कर रही है, जो बचा रही है हमें ओजोन लेयर से डिप्रेशन के लिए, इसलिए हमने फ्रीऑन 12 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। विंडो जो हमने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की जो वर्किंग है वो क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं विंडोज़ एयर कंडीशनिंग के ऊपर। ओके अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक है जो हमारा इस वीडियो का और लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। लास्ट है विंडोज़ एयर कंडीशनिंग। विंडोज़ एयर कंडीशनिंग में भी अगेन दो हेडिंग पढ़ेंगी, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है, गिव द कंस्ट्रक्शन द वर्किंग और एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन द वर्किंग ऑफ द विंडोज़ एयर कंडीशनिंग और द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की हेडिंग पड़ेगी। एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस द कंफर्टेबल कूलिंग या हीटिंग कंडीशंस ऑफ एयर विद इन अ क्लोज्ड स्पेस, ठीक है। किसी भी एक क्लोज्ड स्पेस में वो आपको कुछ कूलिंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है या हीटिंग कंडीशंस ऑफ एयर जो है उसे क्लोज कर देता है, ऐसे आप बोल सकते हो। कंफर्टेबल कूलिंग प्रोवाइड करता है, तो एक ऐसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ एयर कंडीशनिंग आपने देखे भी होंगे भाई, विंडोज़ के जो होते हैं एक आते हैं स्प्लिट AC, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ एयर कंडीशनर की बात कर रहे हैं क्योंकि मेन कंसेप्ट जो है वो वही लगता है, बात वही है और स्प्लिट तो उसका एक पार्ट हो गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा द क्लोज चैम्बर में बी अ लिविंग रूम। अब ये जो क्लोज चैम्बर है जिसको भी कूल कर रहा होगा वो कोई भी एक लिविंग रूम हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकता है, सेमिनार हॉल हो सकता है, ठीक है, आजकल तो हर जगह ये जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और एन ऑडिटोरियम और थिएटर। फर्दर द रिक्वायरमेंट में भी इंडस्ट्रियल भी हो सकती है, देखिए इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में भी इंडस्ट्रीज में भी एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमें हाईली प्रेसिजन चाहिए होता है, जहाँ पे मशीन्स की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही होती है। आपने कंप्यूटर लैब्स में भी देखे होंगे कि वहाँ पे भी हमारा ये इंस्टॉल होता है, क्यों? क्योंकि हमारा सीपीयू जो है वो क्या हीट जो है रिजेक्ट कर रहा होता है, तो उसको हमारा कूल करने के लिए, ठीक है। तो जनरल ह्यूमन कंफर्ट कंडीशंस भी कई बार 2 मार्क्स में पूछी गई हैं कि जनरल ह्यूमन कंफर्ट कंडीशंस क्या होती है। तो टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी रहनी चाहिए और एयर की वेलोसिटी इतनी रहनी चाहिए, ये जनरल ह्यूमन की कंफर्ट कंडीशनिंग होती है, ठीक है। एंड ये सब आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। बिसाइड्स दीज ये इसके कुछ हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स हैं या बेसिक एलिमेंट्स हैं। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम आर, फर्स्ट इज रेफ्रिजरेटिंग प्लांट होता है, मीन्स फॉर ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन होता है। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब वेपर हाई नहीं, बिल्कुल तो ऐसा भी नहीं रहना चाहिए, और हल्की बहुत वेपर भी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वेपर भी नहीं रहनी चाहिए। थर्ड है कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक रेगुलेशन ऑफ कूलिंग और वार्मिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा कूलिंग भी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा वार्मिंग भी ना हो जाए, कहीं ऐसे ही चल रहा है पता ही नहीं लग रहा कि भाई चल रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम है, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड फैंस फॉर मूविंग द एयर टू एंड फ्रॉम द रूम, फिल्टर फॉर क्लीनिंग द एयर, फिल्टर्स भी लगे होने चाहिए भाई जो रिमूव करेंगे डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स को। एंड सप्लाई एंड रिटर्न डक्ट, और ये इसका हमारा पूरा एक फिगर है, विंडोज़ एयर कंडीशनिंग का एग्जाम में आता है, तो आप ये पूरा का पूरा फिगर एग्जाम में ऐसे का ऐसे ही कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल से आपको एक ब्लॉक बॉक्स बनाना है, उसमें आपको एक फ़ैन ए दिखा देना है, फ़ैन बी दिखा देना है, ये हमारा मोटर कंप्रेसर सील्ड यूनिट होती है, ठीक है। ये हमारा विंडोज़ एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है, जैसे कि ये हमारा इंडोर पार्ट है रूम का, ये हमारा आउटडोर पार्ट है, क्योंकि कुछ इंडोर में लगा होता है, कुछ बाहर भी दिख रहा होता है, तो ये हमारा बाहर वाला पार्ट आ गया। फ़ैन ए, फ़ैन बी लगा होता है, ये कंडेंसर कॉइल्स होती हैं, रूम की हॉट एयर आउट आ रही है, ठीक है। आउटसाइड हॉट एयर इन, तो ये मतलब एक तरीके से ये है कि दिखा रहा है कि भाई रिएक्ट मतलब जो है इसके ऊपर इंटरेक्ट करेगी, बट वो कुछ नहीं होता है, वो रूम हॉट एयर आउट ही जाती है, ठीक है। बाकी हमारा मोटर कंप्रेसर सील्ड यूनिट है, ये हमारा फैन भी लगा होता है। बाकी इवेपोरेटर होते हैं, इवेपोरेटर का ही तो मेन काम है कि जो कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी जो सराउंडिंग से हीट है, जैसे अगर हम रेफ्रिजरेटर में देख रहे थे तो वहाँ पे इवेपोरेटर क्या कर रहा था, जो हमारी आइटम्स प्लेस्ड हैं तो उससे हमारा हीट ले रहा है और रिजेक्ट कर दे रहा है सराउंडिंग को। तो इवेपोरेटर हमारा कूलिंग कॉइल की तरह काम कर रहा है, कूलिंग कॉइल होती है और इसमें हमारी हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो हॉट एयर ऑफ रूम जो है हमारी किस में जा रही है, इवेपोरेटर में जा रही है, ठीक है। और ये हमारा सिलेक्टर स्विच होता है, ये हमारा टेम्परेचर कहीं ना कहीं आप थर्मोस्टेट कंट्रोल कह सकते हो कि जो हमारा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या आ रही है, कूलर एयर जो है वो हमारे रूम में आ रही है, ठीक है। यहाँ से हमारी कूलर एयर जो है ये जो है एसी दे रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब फिगर 4.25 की बात करते हैं, तो दिस शोज द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ अ विंडोज एयर कंडीशनिंग, तो ये आपको समझ में आ गया क्या क्या है। बाकी ये थोड़ा बहुत पार्ट होता है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में ही दिया हुआ है कि सच यूनिट्स आर अवेलेबल इन द कूलिंग कैपेसिटी फ्रॉम 1/2 to 3.5 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये अलग अलग टन्स में आते हैं, ये भी आपने देखा होगा अगर आपने एसी कभी परचेज करा है तब, और अदरवाइज नहीं भी करा है तो आपको जनरली बस ये नॉलेज होना चाहिए, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो 1/2 से 3.5 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के आसपास जो है हमारे जनरली आते हैं। आई होप कुछ चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो नॉर्मल पार्ट था, ठीक है। बाकी वही उसी के ऊपर है। बाकी दिस इज अ सेल्फ कंटेंट मशीन, ये सब आप इसके बारे में एक रीडिंग लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब देखिए ये इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में उन्होंने बता दिया है, वही पार्ट है कंस्ट्रक्शन में। अगर आप लिखना चाहें तो इसके बारे में एक दो लाइन लिख सकते हैं, जैसे कि उसमें भी लिखा हुआ था कि कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, कैपिलरी इवेपोरेटर यूनिट्स होता है, जैसे कि हमारा मैंने आपको बताया डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जस्ट एज इट इज बिल्कुल यही चलेगा, वही लिखते हैं। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होता है जो हमारा कवर्ड अप होता है उन सब में, ठीक है। बाकी सेकंड कैबिनेट ऑफ ग्रिल असेंबली होती है जिसमें हमारे फिल्टरिंग यूनिट होती है, जो हमारे जो भी डस्ट पार्टिकल्स उनको फिल्टर करेगी, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो। थर्ड में स्विच बोर्ड होता है जो हमारा थर्मोस्टेट कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। आउटडोर और इंडोर फैंस लगे होते हैं, ये हमारी 4 यूनिट्स हो गए, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना, ठीक है। आपको मैंने इसलिए दिखा दिए नोट्स, तो कम से कम आप इससे रेफरेंस लेके जो अभी आपको सही लग रहा है उसे आप देख सकते हैं। रेफ्रिजरेंट में फ्रीऑन 12 होती है और R134A एज रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये सब होते हैं। द कंप्रेसर मोटर यूनिट जो है, कंडेंसर एंड आउटडोर फैन आर केप्ट आउटडोर, दैट इज आउटसाइड, वाइल द रिमेनिंग कंपोनेंट जो है वो सारे इसमें अंदर रहते हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग वाली पोर्शन को देख ले रहे हैं, तो वर्किंग में देखो अगर आप जो आपने अभी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में पड़ी है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही चल रहा है कि वेन द यहाँ पे भी आपकी हेडिंग ही बनेगी उसी तरीके से कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है पहले हमारा, ठीक है। फिर आप देखेंगे पावर स्विच ऑन होता है तो मोटर कंप्रेसर जो है वो यूनिट जो है हमारी स्टार्ट कर देती है वर्क करना, रन करना। द रेफ्रिजरेंट वेपर एट द लो टेम्परेचर लो प्रेशर कमिंग फ्रॉम द इवेपोरेटर एंटर इनटू द कंप्रेसर थ्रू सक्शन लाइन, देखिए बिल्कुल वही चल रहा है कि सक्शन लाइन से लेती है, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन में आ जाएगा। फर्स्ट हेडिंग जो उधर की थी डायग्राम वही बनेगा, तो डायग्राम वाला नहीं, डायग्राम तो यही वाला बनेगा, ठीक है। डायग्राम ध्यान रखिएगा। तो वेपर सा कंप्रेशन देयर अकर्स इन इंक्रीज इन बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, बढ़ जाता है, वही करता है वो वाला काम कौन, कंप्रेसर। अब ये क्या करता है, ये हमारा कंडेंसर में चला जाता है थ्रू डिस्चार्ज लाइन, वो एक लाइन लगी हुई थी the vapor condense rejecting their heat into the atmosphere, the condensed vapor and next enter the capillary tube। देखो पूरा का पूरा वही कंटेंट चल रहा है, बस आपको डिफरेंट हेडिंग्स बना के इसको लिख देना है। ध्यान रखिएगा हेडिंग्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है AK2 एग्जामिनेशन में। अगर आप हेडिंग्स बना के लिख रहे हैं, अगर आप इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही से लिख रहे हैं, तो कंटेंट और हेडिंग्स जो है अगर आप ढंग से लिखेंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है उसे पढ़ने में मदद करेगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन सेंस भी है, मतलब कि अगर आप अपनी कॉपी को कभी भी लिख रहे हैं, आप अपने खुद भी नोट्स अगर लिखते हैं तो आप एक हेडिंग बना के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, द कंडेंस पेपर नेक्स्ट एंटर द कैपिलरी ट्यूब आर थ्रॉटल्ड टू द लो प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंड द टेम्परेचर गेट्स रिड्यूस टू द मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट साइकिल। ठीक है, ये सब हमारा जो कंटेंट था वो हमने आपको बता दिया कि क्या होता है कि भाई वहाँ पर हमारा लो डायमीटर होता है और लॉन्ग लेंथ होती है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाए और जिसकी वजह से उसको किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। द लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट नाउ एंटर द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में एंटर होता है, एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पे मिस हुआ है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो लेता है फ्रॉम द रूम एयर। यहाँ तो रूम एयर है, वहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम द कंटेंट्स प्लेस्ड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एंड दैट रिजल्ट्स इन द कूलिंग ऑफ दिस एयर। दिस कूलिंग एयर इज डायरेक्टेड थ्रू अ डक्टेड पैसेज। तो ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड वहाँ पे मिस हुआ है, इस वर्ड को आप जरूर वहाँ पे जो है एंट्री उसकी कर दीजिएगा। ठीक है, इस वर्ड की एंट्री आप जरूर कर दीजिएगा वहाँ पे भी। ठीक है, थ्रू अ डक्टेड पैसेज इन द फ्रंट कवर ग्रिल एंड दैट प्रोवाइड द कंफर्टेबल कूलिंग कंडीशंस इन द एयर। द रेफ्रिजरेंट वेपर लीव द evaporator and enter the compressor during the suction shot and that completes the working साइकिल। जो हमारा पूरा कंटेंट था वो पूरा अगेन रिपीट हो जाएगी, साइकिल अगेन रिपीट हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा आप वर्किंग में भी वैसे ही हेडिंग बना के लिखेंगे जैसे कि आप वहाँ पे लिख रहे हैं। जस्ट आपको थोड़ा बहुत जो चेंज है वो आप इधर से देख लीजिएगा, मैंने इसलिए आपको सब नोट्स इसमें क्लियरली प्रोवाइड कर दिए, बुक के नोट्स हैं तो इसमें कोई भी मतलब गलत नहीं है, कंटेंट वेरीफाइड नोट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और वहाँ से आप उसको भी कवर कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारे चैनल पे कवर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर वो भी कवर है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।